बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे भगोड़े गीले तीतर इमरान रियाज़ ख़ान का भांडा कैसे फूटा है। इमरान रियाज़ ख़ान के भांडा फूटने की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद सहाफ़ी तैयब बलोच, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सहाफ़ी तैयब बलोच कैसे छा गए हैं, PTI के कौन से रहनुमा, कौन से वर्कर्स गिरफ़्तार हुए हैं, और ये ख़बरें, इनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फ़ैसला और इमरान ख़ान की रिहाई का तख्ता उलट गया, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या ख़तरे की घंटी बजाई है, इन ख़बरों की डिटेल और पिछले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगोड़ा गीला तीतर इमरान रियाज़ ख़ान जो लंदन में बैठ के सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर रहा है और सैलाब मुतासरीन को लेके हुकूमत पंजाब के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा कर रहा है। आप उसके व्लॉग सुने जिसमें वो ये कहता है कि इस सैलाब के ज़रिए जो पंजाब हुकूमत की नाकस प्लानिंग थी, पंजाब हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस थी, वो मुकम्मल तौर पे आया हो गई है। और ये भगोड़ा अपने व्लॉग्स में ये कहता है कि सैलाब से जहाँ जहाँ पे सैलाब आया है वहाँ पे किसानों की ज़मीनें नाकारा हो गई हैं, वहाँ पे रेत के बड़े बड़े रेले आ गए हैं जिस पर अब वो जो खेत खलियान हैं वहाँ पे काश्तकारी नहीं हो सकती। अब ये सारा प्रोपेगेंडा करने के बाद जो इस भगोड़े गीले तीतर ने लंदन में जो सैलाब और सैलाब मुतासरीन के नाम पर जो फंड रेजिंग शुरू की है, आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा ये फ्रॉडिया है, कितना बड़ा ये धोखा फ़ंड रेजिंग के नाम पे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के किसानों को और सैलाब मुतासरीन को देने जा रहा है। अब ये शख्स चूँकि फ़ंड रेजिंग का आगाज़ कर चुका है, अब अपने ब्लॉग में ये कह रहा है कि सैलाब एक बहुत बड़ी आफत थी, इस आफत से भारत में भी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान में भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये शख्स जो कहता है कि पंजाब हुकूमत की नाकस प्लानिंग थी, पंजाब हुकूमत की बैड गवर्नेंस थी, ये भारत के ऊपर इस किस्म का प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करता। चले, पंजाब हुकूमत तो नालायक है, भारत में सैलाब से तबाही क्यों हुई, ये सवाल उठाए ना इमरान रियाज़ ख़ान। क्या इंडियन गवर्नमेंट की भी नाकामी थी, बैड गवर्नेंस थी, उनकी नालायकी थी कि वो सैलाब के मामले पे अपने मुतासरीन को बचा नहीं पाए। और फिर ये क्या कहता है कि अब फंड रेजिंग के ज़रिए हम किसानों को बीज और खाद मुहैया करेंगे। ओ भाई, ओ भगोड़े गीले तीतर, तुम तो ये जो सैलाब से मुतासरा ज़मीन है, जो खेत खलियान है, इस ज़मीन को नकारा करार दे चुके थे कि इन ज़मीनों पे दोबारा काश्तकारी नहीं हो सकती। तो फिर ये इन काश्तकारों और सैलाब मुतासरीन के नाम पर जो कहते हो कि हम फ़ंड इकट्ठा करके इनको खाद देंगे, इनको हम बीज जो है वो फराहम करेंगे, जब उस ज़मीन पे कुछ हो नहीं सकता तो फिर खाद और बीज तुम किस लिए दे रहे हो। और इस भगोड़े की आप ये देखें, नालायकी देखें, कहता है कि इंडिया जो है इस बहरान से सैलाब मुतासरीन को बहुत जल्द निकाल लेगा। भाई, इंडिया के बारे में तुम इतनी तारीफ़ें कर रहे हो, तुम्हें उनकी इतनी गवर्नेंस नज़र आती है, इतनी सख्त, इतनी एबिलिटी, इतनी ताकत नज़र आती है, ये आपको पंजाब हुकूमत में क्यों नज़र नहीं आती। आप ये बात क्यों नहीं करते कि भारत ने आबी जारियत की है। भारत अगर चाहता तो ये पानी आहिस्ता आहिस्ता भी छोड़ सकता था, लेकिन भारत ने आबी जारियत दिखाई और पानी को रोक के बड़े रेले पाकिस्तान की तरफ धकेल दिए। जो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरिया थे वहाँ पे बड़े बड़े पानी के रेले छोड़ दिए गए। लेकिन ये शख्स जो है आज फ़ंड रेजिंग के लिए, जो पहले इसको कुदरती आफत नहीं कहता था, अब इसको कुदरती आफत कह रहा है। लेकिन जो तैयब बलोच के साथ कल वाक़या पेश आया, उस वाक़े ने इस शख्स को, इसकी सहाफ़त को बेनकाब करके रख दिया। अब इसमें रत्ती बराबर भी इसमें ईमानदारी होती तो ये कहता कि तैयब बलोच के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन कल ये शख्स अपने ब्लॉग में क्या कह रहा था कि अलीमा ख़ान साहबा को आजकल बड़ी मुश्किलात का सामना है
और जो अलीमा खान साहबा से सवाल किए जा रहे हैं, क्या ये मरीम नवाज़ से हो सकते हैं, क्या यह बिलावल भुट्टो ज़रदारी से हो सकते हैं, क्या ये शरीफ ख़ानदान से हो सकते हैं। ये शख्स अपने ब्लॉग में तैयब बलोच के ऊपर जो PTI के कारकुनान ने जो है जो तशद्दुद किया, तैयब बलोच ने वहाँ पे कोई बात नहीं की। तैयब बलोच ने सिर्फ इतना कहा कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि PTI के लोगों की जानिब से तैयब बलोच का नंबर पब्लिक कर दिया गया और PTI के वर्कर्स रहनुमाओं की तरफ से, कुछ पाकिस्तान में हैं कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, हर 2 से 3 घंटे के बाद उसको टेलीफोन कॉल करके धमकियाँ देते हैं, हरासा करते हैं। लेकिन ये शख्स जो सहाफ़ी तैयब बलोच तशद्दुद का निशाना बना है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तैयब बलोच दरअसल अलीमा खान को हरासा कर रहा था और ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया। और जो FIR दर्ज हुई है तैयब बलोच पे हमला करने की, तशद्दुद करने की, उसे ये शख्स जो है झूठ का पलंदा करार दे रहा है। और जवाज़ क्या पेश करता है कि जो अलीमा खान प्रेस टॉक करती है ये तो मीडिया पे चलती नहीं, ये तो TV पे चलती नहीं, तो फिर सहाफ़ी किस बात का बाइकआउट कर रहे थे? सहाफ़ी भगोड़े गीले तीतर इस बात का बाइकआउट कर रहे थे कि जो तैयब बलोच के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है, प्रोपोगंडा चल रहा है, उसको जो हरासा किया जा रहा है, उसको जो थ्रेट किया जा रहा है, उस पर सहाफ़ियों ने कहा था कि हम आपकी मीडिया टॉक कवर नहीं करेंगे, पहले आप इसके ऊपर मज़म्मत करें और क्लियर करें कि आपकी सोशल मीडिया की टीम ये कंपेन एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ना चलाए। और वहाँ पे फैसला ये हुआ था, तैयब बलोच तो नीचे ज़मीन पे बैठा था, वीडियो सबूत के तौर पे मौजूद है। इजाज़ अहमद जो कि CNN के रिपोर्टर हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप अलीमा खान के साथ बात करेंगी कि तैयब बलोच के ख़िलाफ़ ये सोशल मीडिया कंपेन, हैरासमेंट, ये थ्रेटनिंग जो मैसेजेस हैं, जो टेलीफोन कॉल हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब आप वीडियो में खुद दे सकते हैं, मैंने अपने ट्विटर के ऊपर वो वीडियो लगा दी है जिसमें इजाज़ अहमद जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो अलीमा खान के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन PTI के वर्कर, PTI के ज़िम्मेदारान, PTI के रहनुमाओं की तरफ से सहाफ़ी इजाज़ अहमद को घसीट के पीछे गिरा दिया गया और तैयब बलोच के साथ जो तशद्दुद किया गया, इजाज़ अहमद सहाफ़ी को जैसे ज़मीन पे पटक दिया गया, उसकी मज़म्मत नहीं की। इस नाम नेहाद गीले तीतर भगोड़े इमरान रियाज खान ने ये इसको साजिश करार दे रहा है और कहता है जी बिलो दी बेल्ट जो है वो अलीमा खान साहबा से सवाल किए जा रहे हैं। कौन सा बिलो दी बेल्ट सवाल किया है तैयब बलोच ने या इजाज़ अहमद ने? बताया अपने ब्लॉग में। उसने इतना ही सवाल किया था कि न्यूयॉर्क में जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं आपने कैसे बनाई, उसकी मनी ट्रेल क्या है, उसके फंड्स आपके पास कहाँ से आए, आपका तो कोई वसीला रोज़गार नहीं है। तो ये हरासा करने वाला सवाल है। और अब ये शख्स अपने ब्लॉग्स में क्या कहता है? ये शख्स ये कहता है कि अब इमरान खान साहब सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस में अंदर हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की अगर ज़मानत हो जाती है तो तोशा खाना केस में इमरान खान को कन्विक्ट करके जेल में रखा जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और जब तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की रिहाई होगी तो फिर इमरान खान को 9 मई के केस में अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये शख्स जो बात कर रहा है, इतना ये बेखबर है, इतना ये लाइलम शख्स है, ख़ुद को सहाफ़ी होने का दावा करता है लेकिन नाम नेहाद सहाफ़ी है। इसकी सहाफ़त को मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते में कि इसको मैं एक्सपोज़ करूँगा। अब इस शख्स को ये भी मालूम नहीं कि कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो नए अदालती साल की तकरीब से जो खिताब किया है उसमें एक बात उन्होंने बड़ी वाज़े कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉलिसी बना ली है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो पॉलिसी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होंगे? वो पॉलिसी नीचे तक जाके अफेक्ट नहीं करेगी? अब पॉलिसी क्या दी है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कल जो नए अदालती साल की तकरीब से खिताब किया उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हों, ऐसा नहीं होगा कि आप पिक एंड चूज़ करें उन केसेस में कि अपनी मर्ज़ी से किसी केस को लगा दें और अपनी मर्ज़ी से किसी केस को जो है वो एक तवील अरसे तक जो है ज़ेर इल्तवा रखें, उसे कारपेट के नीचे डाल दें, उसको पेंडिंग कर दें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि पहले जो केसेस आए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में या सुप्रीम कोर्ट में, पहले आने वाले केस वो पहले सुने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में कि सबसे नीचे से केस को उठा के उसको ऊपर ला के उसको फिक्स कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब का केस 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा हुई है, गीले तीतर साहब को ये पहले थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेना चाहिए। सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत होने के बाद वो रिहा नहीं हो सकते। 26 नवंबर अक्टूबर में कुछ ऐसे खान साहब ने एहतजाज के कॉल्स दिए थे जहाँ पर कवानीन की अहकामात की वायलेशन की गई थी, वो भी केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, उनमें भी
इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि पहले आए केसेस पे पहला फ़ैसला होगा, पहले फ़ैसले होंगे, और ये नहीं होगा कि जो केसेस नीचे पड़े हैं उन्हें उठा के ऊपर ला के उसको सुना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले 2017, 18, 19, 20 के केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। जजेस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हैं, जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं, वो पहले सुनी जाएंगी, और जो 2024-25 की कंप्लेंट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मुकदमात हैं 24-25 के, वो अपने नंबर पे सुने जाएंगे। ये पिक एंड चूज़ नहीं होगा। अब ये जो पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये नीचे भी इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट होंगे। आपको याद होगा कि जो इमरान खान साहब की रिहाई के दावे करते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को रिपोर्ट पेश की थी कि इमरान खान का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, वो 2015 में उस पर फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि अभी 2018, 2019 की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, जिनमें लोगों को सजाए मौत हुई हैं, उम्र कैद हुई है, जिसमें 7 से लेकर 14 साल तक की सज़ा हुई है। पहले उन केसेस के फैसले होंगे। जो पहले से लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी अपीलों पर सुनवाई की जाएगी, समाअत की जाएगी। अब इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है, वो शायद जनवरी 2025 का है। तो 2025 का जो इमरान खान साहब की अपील है 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शन के खिलाफ इमरान खान की बुशरा बीबी साहबा की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मौजूद है कि ये 2026 में जाके समाअत के लिए फ़िक्स हो सकती है। तो ये जो इमरान रियाज खान है, जैसे मैंने कहा कि इतना ये जो भगोड़ा है, गीला तीतर है, इसको इतना पता ही नहीं, इतना नॉलेज नहीं, इतना इलम नहीं, इतना बेखबर है कि ये अपीलें जल्द समाअत के लिए नहीं लग सकती। और अगर जल्द समाअत के लिए लगेगी तो बात आर्टिकल 25 की आएगी कि जो लोग पहले से जेलों में पड़े हैं, उनकी अपीलें हटा के इमरान खान साहब की अपील क्यों सुन ली गई। तो ये क्वेश्चन हाई कोर्ट की इंटीग्रिटी पे उठेगा, साथ पे उठेगा, और जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है अदलिया पे, वो अवाम का एतमाद अदलिया पे मजरूह होगा। तो चीफ जस्टिस का अपने खिताब में कहना कि जो पहले आए हैं उनके पहले केसेस सुने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि नीचे से मुकदमा उठा के उसको पहले फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये बात इमरान खान की रिहाई की जो उम्मीदें, जो दावे किए जा रहे हैं, खान साहब का केस अपने नंबर पे लगेगा, अपने नंबर पे इमरान खान साहब का केस सुना जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 वर्कर 26 नवंबर के एहतजाज में उनका नाम था, लेकिन वो 26 नवंबर के बाद जब मुकदमात का FIR का इंदराज हुआ, उसके बाद वो भगोड़े थे, वो मफरूर थे, अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन अब वो अदालत में पेश हुए हैं। तो जज साहब ने, ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने, तीनों PTI के कारकुनान को, वर्कर्स को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया, और उनके खिलाफ जो FIR है वो थाना कोसार में दर्ज की गई थी। तो 3 इश्तिहारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, उन्हें अदालत ने आज कमरा अदालत से गिरफ़्तार करवा दिया। वैसे जो मुकदमात के इंदराज का मामला है, इस पे भी वो भगोड़ा जो गीला तीतर है अपने ब्लॉग में कह रहा था कि ये मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, ये मुकदमा तैयब बलोच ने की जो दरख्वास्त दी गई है, ये मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया गया, ये तो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, झूठी FIR दर्ज की गई है, और उसमें बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। यानी एक सहाफ़ी पे तशद्दुद हुआ, और वो अपनी नरेशन कर रहा है अपनी FIR में, अपने ऊपर हुआ जो हमला है उसका अहवाल बता रहा है, कौन कौन मुलविस था, किसकी ईमा पे किया गया। ये शख्स कहता है कि झूठी FIR दर्ज की गई है। आप इस शख्स की मुबैना सहाफ़त का, नाम नहाज सहाफ़त का आप अंदाज़ा कर लें। नाज़रीन, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से एक और बड़ी अहम ख़बर है, और ख़बर यह है कि सहाफ़ी खालिद जमील, क्योंकि हम सहाफ़ी की बात कर रहे थे, तैयब बलोच की बात कर रहे थे, तो सहाफ़ी तैयब बलोच जिन्हें पीका ऑफेंसेस के तहत गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन इस्लामाबाद की लोकल अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट अदालत ने उनको उस पीका के तहत दर्ज किए गए केस से डिस्चार्ज कर दिया था, जिस पर NCCIA ने अपील दायर की थी, लेकिन वो अपील भी अदम पैरवी पे खारिज कर दी गई थी। अब वो जो अपील अदम पैरवी पे खारिज करने का फ़ैसला है, उस पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपील दायर की है, और उस अपील पे वकालतनामे आ चुके हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी के, और ईमान ज़ैनब मज़ारी के जो हस्बैंड हैं अली हादी चट्ठा, और ये वकालतनामे अदालत में जमा होने के बाद अदालत की जानिब से जो केस की आइंदा समाअत की तारीख़ है वो 17 सितंबर जो है वो मुकर्रर की गई है। यानी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का ये कहना है कि डिस्चार्ज का जो फ़ैसला किया गया है वो हक़ाइक़ और शवाहिद के बरक्स जाके किया गया है। ये डिस्चार्ज का केस सहाफ़ी खालिद जमील का नहीं बनता था।
अब देखते हैं 17 सितंबर को इस केस पर क्या समाअत होती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 15 सितंबर को जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जो नए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उनकी तकरीब हलफबरदारी जो है वो 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी नए ऑडिटर जनरल से उनके ओहदे का हलफ लेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।